नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आईआरएफसी के ऊपर, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात होती है जिन पे आपका क्वेश्चन, आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में निसंकोच बिंदास टाइप करिए। इसका नंबर लगा है, वैसे आपके स्टॉक का भी नंबर लगेगा। एक दो हफ्ते के अंदर हम सारे स्टॉक्स पे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो आईआरएफसी के ऊपर आज बात करेंगे, जिनके पास है उनके लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है, क्या 50-100 रुपए जाने वाला है। जैसे मार्केट में हवा बनी हुई है कि 50 या 100 रुपए आईआरएफसी जल्दी जाएगा, तो क्या जा सकता है, चार्ट्स वो इंडिकेशन दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम चेक करेंगे, फंडामेंटल्स भी देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, किसी टाइप से मैं बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश करता हूं कि जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, जो सेल करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है, या वो सही है या नहीं है, और जो होल्ड कर रहे हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है, क्या स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है, उसके ऊपर कंप्लीट बात होगी। लेट्स डिस्कस आईआरएफसी। सबसे पहले इस कंपनी के हम फंडामेंटल्स देखते हैं। सो हैव अ लुक एट द फंडामेंटल फर्स्ट। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कंपनी के अंदर जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा है, ये तो आपको पता ही होगा। यहां पे मार्केट कैप है 42,000 करोड़ से ऊपर की। और ये वीडियो जो है वो दोस्तों संडे को बन रहा है, आपके पास शायद ये ट्यूसडे या वेडनेसडे को आएगा, तो शायद कुछ थोड़े बहुत डाटा चेंज हो सकते हैं। मार्केट कैप करीब 42,000 करोड़ रुपए के ऊपर, और स्टॉक का पी 6 रुपए के आसपास चलता है। आरओसी 5 का, आरओई बहुत अच्छा माना जाएगा 14 रुपए का, और यहां पे बुक वैल्यू कंपनी की 34 है। करंट मार्केट प्राइस आज जो संडे है यानी फ्राइडे का मैं दिखा रहा हूं आपको 32 है। आपको वीडियो ट्यूसडे या वेडनेसडे को मिलेगा। यहां पे अगर बात करें कंपनी के प्रोमोटर्स की होल्डिंग की, तो वो 86% है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड है, तो इन पे कोई दिक्कत नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा है, लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये फाइनेंस की कंपनी है, तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। ये काम क्या करती है? फाइनेंस ही तो करती है। इनका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंडियन रेलवे के कामों को फाइनेंस करती है, सिंपल सी बात है। ईपीएस कंपनी का करीब 5 रुपए के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा इस प्राइसिंग पे। अनप्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग 86% इस कंपनी की है। प्रॉफिट की ग्रोथ 5% 4% की है। फ्री कैश फ्लो माइनस में रहेगा, क्योंकि फाइनेंस की काम है, तो इसमें वो काउंट नहीं करते। इस फंडामेंटल को वो हम काम में नहीं लेते, कंसीडर नहीं करते। मार्केट कैप टू सेल्स 1.76 है, ठीक ठाक कही जाएगी। पीई रेशियो बहुत अच्छा माना जाएगा। अब यहां पर चेक करते हैं कि कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से इसका एवरेज पी क्या रहा है। एवरेज पी 5 का रहा है और आज 6 पे है, तो वो बहुत ओवरवैल्यूड तो आज नहीं है, ठीक ठाक प्राइस पे है। अब इस कंपनी का अगर मैं डाटा देखूं पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट का, तो 10 क्वार्टर का रिजल्ट आपके सामने, 10-12 क्वार्टर्स का। ध्यान से देखिए, मार्च 2020 में 3200 करोड़ की सेल्स थी और प्रॉफिट था 655 करोड़ का। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 98%। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई खर्चे नहीं लगते हैं। कंपनी का खर्चा मेन तो इंटरेस्ट का है ना, फाइनेंस करती है, तो इंटरेस्ट ही कमाई होती है और इंटरेस्ट ही खर्चा होता है, आप ऐसा समझिए। तो यहां पर इंटरेस्ट लगता है 2500 करोड़ का, और कंपनी 655 करोड़ का नेट प्रॉफिट लेती है मार्च 2020 में। और मार्च 23 के अंदर 6200 करोड़ यानी 6000 करोड़ से ऊपर का सेल्स करती है और प्रॉफिट लेती है 1328 करोड़ का। सबसे अच्छा प्रॉफिट आता है सितंबर 22 में 1700 करोड़ का, 5810 करोड़ की सेल्स पे। मार्जिन 99% के मेंटेन होते हैं, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये आप ध्यान रखिए। तो वो इसके रहेंगे, और इसको खर्चा लगता ही मेन इंटरेस्ट का है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर मैं और बात करूं तो सबसे अच्छी सेल्स अभी तक जो आई है वो इस क्वार्टर की है, मार्च की। प्रॉफिट तो थे सितंबर के, लेकिन सेल्स इस क्वार्टर की आई है। यहां पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कंपनी की ग्रोथ देखिए कंसिस्टेंटली रही है। कई क्वार्टर्स के आप रिजल्ट देख लीजिए, कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रोथ करती है और 99 से 100% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की कॉस्ट लगती है, और इंटरेस्ट कॉस्ट ओपीएम में काउंट नहीं होती, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन में आती है। अगर यहां पर मैं बात कर लूं ईयरली पी&एल की, तो कई सालों का ईयरली पी&एल है। स्पेशली 2017 से देखिए 9000 करोड़ की सेल्स के बाद में कैसे इसने ग्रोथ करी है, और अब 23,892 करोड़ की सेल्स लास्ट ईयर पोस्ट की थी। प्रॉफिट था 6,337 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये कंपनी ने पोस्ट किया था, जो कि बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। पिछले कई सालों में वो कई गुना हो चुका है। अब आगे क्या मेंटेन रहेगा वो हमें देखना है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए 16% की 10 सालों में, और 3 और 5 सालों में 21% की। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 25% की, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% का इंटैक्ट है इस कंपनी में, जो कि बहुत अच्छा साइन माना जाएगा। शेयर होल्डिंग को अगर देखो तो प्रोमोटर्स के पास 86%, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी देश के राष्ट्रपति के नाम होते हैं कंपनी के शेयर। एफआईआई के पास लगभग 1% होल्डिंग है। डीआईएस के पास लगभग 2% की होल्डिंग है, 2.62% की, और पब्लिक के पास खाली 9-10% की होल्डिंग है। देखिए मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास ही है, और गवर्नमेंट से डिविडेंड खाती, गवर्नमेंट इसका डिविडेंड खाती है, सबसे बड़ी चीज है, यानी आपको डिविडेंड की इनकम तो हो ही जाएगी, ये आप ध्यान रखिए। अब इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड मेरे से मिस हो गया था, वो आपको दिखा दूं, वो रहा है 4.34% का अभी तक का। हालांकि अब जब ये प्राइस नीचे होता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ जाएगा। मानो 30 रुपए का शेयर हो और आप 3 रुपए डिविडेंड कमाओ, तो आप डिविडेंड कमा रहे हो 10%, आपका डिविडेंड यील्ड हो गया 10% का। लेकिन मानो शेयर गिर के
आ गया 20 रुपए पे और अब भी आप डिविडेंड यील्ड कमा रहे हो 3 रुपए का, तो आपका डिविडेंड यील्ड होगा 15% का, क्योंकि प्राइस गिर गया तो यहाँ पे डिविडेंड उतना ही मिल रहा है तो वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो जैसे ये कम होगा, प्राइस कम होता है तो डिविडेंड यील्ड बढ़ता है, यानी आप कम पैसे लगा के ज्यादा डिविडेंड ले रहे हो, कहने का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं ये सारी चीजों को देखने के बाद कि कंपनी का चार्ट क्या बोलता है, आज की डेट में क्या इंडिकेशन है, फंडामेंटल्स तो जबरदस्त कहे जाएंगे। देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। तो ये हमारे सामने चल रहा है IRFC का चार्ट, और चार्ट पे ध्यान से देखिए, इसकी जो दो करेक्शन है मेन उनको समझते हैं। करंट मार्केट प्राइस तो देखिए अभी चल रहा है 32 का, और नीचे में जो करेक्शन अभी रिसेंट में हुई थी वो हुई थी 32% की ही लगभग करेक्शन हुई थी जब स्टॉक एक करेक्ट किया था। नवंबर में भी इसी प्राइस पे था और आज भी इसी प्राइस पे, लगभग इसको 6-8 महीने हो गए उसी प्राइस के आसपास स्टॉक झूला झूल रहा है। बीच में जब ये पीछे भी करेक्ट हुआ था तो अपने हाई से करेक्ट कितना हुआ था, 27-28% का करेक्शन, यानी लगभग 30% के इसने दो करेक्शन अपने हाई से दे दिए हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और इसने रिसेंट में सपोर्ट कहां लिया था जो बड़ी गिरावट करी थी, तो जो पहले ये रेंज थी वो रेजिस्टेंस बनी हुई थी, यहीं पे आके इसने सपोर्ट लिया और देखिए स्टॉक फिर से शूट अप हो गया। एक कोशिश करी थी नया हाई बनाने की, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर नहीं जा पाया। आज की डेट में पोजीशन क्या है वो हमें देखना होगा। सबसे पहले वीकली चार्ट देख लीजिए, यहां पे मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है, वो है ट्रेंड। यहां पे ट्रेंड देखिए स्टॉक का अभी भी बुलिश है, बुलिश मूव में है, तो इसके लिए बड़ा सपोर्ट जो नीचे की साइड है वो 30 रुपए के आसपास का है, और 30 रुपए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाएगा जब हम 30 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी यहां से 2 रुपए नीचे एक बड़ा सपोर्ट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ये स्टॉक एक स्लो मूविंग स्टॉक है, इसलिए इसमें मूव बहुत फास्ट नहीं आते। अगर ये स्टॉक 10% भी बढ़ता है तो वो सिर्फ 3 रुपए ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, बट परसेंटेज टर्म्स में वो 10 रुपए हो जाता है। आप रुपए की तरफ मत देखिए, परसेंटेज की तरफ देखिए, बट ये ध्यान रखिए रुपए की तरफ देख के आप मूवमेंट अंदाजा लगाएंगे तो स्लो मूव ही नजर आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर की जर्नी की अगर हम बात करें तो ऊपर में जो इंपॉर्टेंट लेवल है उनको देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी सारी ड्रॉइंग्स हटाता हूं और यहाँ पर मैं आपके सामने एक लेवल लगाता हूं 34 रुपए 75 पैसे का। देखिए मैंने एक लेवल आपके सामने पोस्ट किया, अब मैंने क्यों किया है, यहां पर देखिए इस लेवल के ऊपर एक बार भी मार्केट ढंग की क्लोज नहीं कर पा रहा है, एक बार भी नहीं कर पा रहा है वीकली क्लोज इसके ऊपर, और ये डेली चार्ट पे भी इंपॉर्टेंट है। कैसे है चलिए मैं उसको आपको दिखाना चाहूंगा कि 34.75 के ऊपर इस स्टॉक में मूव बनेगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 34.75 के ऊपर ग्रीन कैंडल कम है, रेड कैंडल ज्यादा बन रही है। देखिए जैसे ही ग्रीन बनती है अगले दिन रेड बन जाती है, देखो जैसे ही ग्रीन बनी अगले दिन रेड बन के इसको नीचे फेंक दिया। 34.75 लिख लो, माइंड में नोट डाउन कर लो, बुल्स एक्टिव होंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर निकला बुल्स एक्टिव। देखो यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस, यहीं पे रेजिस्टेंस, और ऊपर निकली अगले दिन रेड बना दो, ऊपर नहीं जाने देंगे इसको, 2 दिन ट्रेड नहीं करने देंगे इसके ऊपर। ये कमाल है, जब आप टेक्निकल सीखते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, तब इन चीजों की तरफ आपकी पकड़ बनती है, एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। तो 34.75 के ऊपर 2 दिन की सिंगल क्लोज नहीं आ पा रही है, यानी 2 दिन नहीं टिक पा रहा है ग्रीन कैंडल के साथ में, ये हमें ध्यान रखना होगा। और 34.75 के ऊपर निकलता है तो बुल्स एक्टिव होंगे, उनमें तेजी देखने को मिलेगी और स्टॉक में शायद वो अपनी तेजी और अपना जो गर्म जोश है वो लाने की कोशिश करेंगे बुल्स। अब मंथली चार्ट देखते हैं, और मंथली चार्ट पे यहां पे मैं बात करता हूं तो आप ध्यान से देखिए मंथली चार्ट आज के डेट में क्या बोलता है, इसको मैं एडजस्ट करता हूं। अब इस मंथली चार्ट को एकदम आराम से देखो, यहां मैं ऊपर एक लाइन लगाता हूं जो कि है करीब इस मंथ का हाई, वो हमारे सामने नजर आता है करीब 37 रुपीज 10 पैसा का। इसके ऊपर स्टॉक नहीं निकल पा रहा है, एक बार बीच में अटेम्प्ट जरूर हुआ, 37.40 तक गया बट वो क्लोज नहीं हुआ, यानी टिका नहीं, तो इसके ऊपर नहीं निकल पा रहा। और ये हाई जो बना था स्टॉक का वो कौन से मंथ में बना था, नवंबर के मंथ में बना था, और उसी के अंदर अभी हम कैप्ड हैं, उसी कैंडल के अंदर हम अभी झूला झूल रहे हैं। तो इतनी बात सिंपल है कि इस कैंडल के हाई को काटते हैं तो तेजी और बनती है, यानी सबसे पहले 34.75 करते ही 37.10 के लेवल खुलेंगे। 37.10 के ऊपर जाते स्टॉक 40 से 45 के गेट या 50 के गेट भी खोल सकता है, वो 37 के ऊपर होगा, बट 40 तो 37 के ऊपर आएगा ही आएगा, इतना मूव तो बुल्स ले ही आएंगे। वो मूव आ जाता है 50 का कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, वो 37 के ऊपर किस कन्विक्शन के साथ, मतलब यहां पे कौन सी कैंडल्स बना के काटता है फिर होगा। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये हमें मानना होगा। आइए फिर से इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं, कुछ आपको और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो है वो 200 डेमा है, और 200 डेमा के ऊपर देखिए स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये बहुत अच्छा साइन मानना पड़ेगा हमें। जब इस 200 डेमा बना था तो इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था स्टॉक, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, यहीं पे रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रहा था, एक बार इसको काटा और काटने के बाद देखिए इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गए, ट्रेंड चेंज हो गए थे। तो कि फिर क्या हो रहा है वो आपने खुद देखा है कि क्या होता है वहां पे। अब राइट नाउ ये 200 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट खाली 200 डेमा नहीं देखा जाता, बहुत सी चीजें होती है, ये वन ऑफ द चीज है जिसको हम देखते हैं। यहाँ पे स्टॉक में 30 रुपए के नीचे दिक्कत होगी, ये हमें ध्यान रखना होगा। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन आएंगे कि जिनके पास होल्डिंग में है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, कंपनी डिविडेंड तो अच्छा देती है, लगभग 5% के आसपास का डिविडेंड आपको साल में मिल जाता है, ये चीज तो हमें माननी पड़ेगी। तो 5% आपका गया नहीं। बुक वैल्यू कंपनी की 34 रुपया है, तो ये उधर ही ट्रेड कर रहा है, तो ओवर वैल्यूड भी हम इसको नहीं कह सकते आज की डेट में। लेकिन एक चीज हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ FIIs DIs एक्टिव नहीं है, खाली पब्लिक है, और गवर्नमेंट तो अपनी स्टेक वैसे भी एक्टिव नहीं रखती। तो इस स्टॉक में मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो रहेंगे। तो जो लोग स्लो मूव के साथ पैसा बनाना चाहते हो, डिविडेंड की इनकम से भी संतुष्ट हैं कि डिविडेंड आता रहेगा और शेयर ग्रोथ करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, नीचे भी आ गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनके लिए अगर होल्डिंग में है और वो रख के बैठे हुए हैं तो उनको कोई समस्या नहीं है। बाकी अच्छे मूव के लिए 34.75 पहला, फिर 37.10 कटने के बाद ही कुछ बनेगा, तब तक बुल्स यहां एक्टिव नहीं है जो कन्विक्शन के साथ एक्टिव होना चाहिए, हमें ध्यान रखना होगा। कंपनी खराब नहीं है लेकिन बुल्स अभी एक्टिव नहीं है, तो डिविडेंड वालों के लिए तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी किनके लिए है, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक्यूमुलेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने कुछ ना कुछ जो शेयर्स ले रहे हैं उनको 5% डिविडेंड तो मिल ही जाएगा, 5 या 4% डिविडेंड जो आता है वो आ ही जाएगा। 4 से 5% का डिविडेंड तो उनको मिलना ही मिलना। शेयर अगर अप्रिशिएट करता है तो वो और उनको बेनिफिट मिल जाएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है, हमने देख लिया है, तो ये चीज बेस्ट है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग डिविडेंड की मेंटलिटी के साथ यहाँ बैठे हैं कि डिविडेंड है वो लॉन्ग टर्म का मेंटलिटी है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ट्रेडर्स के लिए फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि फटाफट से 50 रुपए 100 रुपए आ जाएगा, क्योंकि बहुत मार्केट में हल्ला चल रहा है कि 50 आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 बोलना आसान है, मैं भी बोल देता हूं, 100 रुपए आ जाएगा। स्टॉप लॉस क्या हो गया बताओ, कल को 20 रुपए आके फिर सो गया तो स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ना कुछ, बिना स्टॉप लॉस क्या होगा। फिलहाल चार्ट पे कुछ है ही नहीं ऐसा इंडिकेशन। हाँ 34-75 काटता है तो हम कुछ सोच सकते हैं कि चलो शायद 40-50 के गेट इसमें खुल रहे हो, बट ऐसे हवा में तुक्केबाजी करना 50 चला जाएगा 100 चला जाएगा, मजाक करके हलवा है क्या कोई, ऐसे 1000 चला जाएगा 2000 चला जाएगा, हो सकता है जाए बट इंडिकेशन तो आए। ऐसे रिटेलर्स को कोई कुछ भी बोल देता है कि यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा, और 10 में से एक बार हो जाए तो अब उसका हल्ला मचा देंगे, गुणगान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप चीजों को समझिए, इंडिकेशंस का वेट करिए, एक्यूमुलेशन करिए। अगर आप कोई चीज आपको लगती है कि वो बहुत तेजी में जाएगी तो एक्यूमुलेशन करिए, क्योंकि जो सबको लग रही है ना तेजी में जाएगी वो नहीं जाती है। अब 8 महीनों से 7-8 महीनों से कहां गया है मुझे बता दो, इसकी रेंज देख लो, 7-8 महीनों से कहीं नहीं गया। लेकिन जिसने एक्यूमुलेट किया है ना उसको यहाँ के प्राइस भी एक्यूमुलेट मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, तो उसके तो वो कॉस्ट के पास या उसके ऊपर ही खड़ा होगा, उसको चिंता नहीं होगी, वो प्रॉफिट में ही मिलेंगे। जो एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, वन टाइम बाय करके बैठे वो परेशान है, क्योंकि रिटर्न भी तो नहीं बन रहे 8 महीने से, परेशानी उनको ही होगी। साइकोलॉजी को समझो, स्ट्रेटेजी को समझो, फिर काम करो। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, खाली मेंटलिटी डिविडेंड वाली है देन इट इज वेरी गुड, मेंटलिटी लॉन्ग टर्म की है वेरी गुड, मेंटलिटी ट्रेडिंग की है वेरी बैड, क्योंकि वो है ही नहीं। आप सोच रहे हो आज लूं कल 50 में बेच लूं, नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी चार्ट पे नहीं है। 50-100 की उम्मीद करनी चाहिए, बट वो उसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है। हमारे पास एक्यूमुलेशन की प्लानिंग है तब तो ओके है, बट वन टाइम बाय की प्लानिंग है तो अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना। चार्ट पे तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है, जो बड़ा वाला है वो 26 रुपए 25 रुपए का है, तो इतना तो 20% नीचे हो गया यहाँ से। 20% का रिस्क ले सकते हो तो देख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। बाकी इस चार्ट पे जो भी था वो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है, क्या क्या हो सकता है डेली वीकली दोनों चार्ट पे आपके साथ मैंने क्लियर शेयर किया है। बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर ले। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, वीडियो को लाइक करिए और आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बताइए। इन चीजों का अगर डीप नॉलेज चाहिए तो आप हमारे वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, वहां पे मैं आपके साथ इन पर डीप डिस्कशन करता हूं। और जैसा कि इस चार्ट को देख के मुझे लगता भी है कि शायद इसमें बुलिशनेस बनेगी वो 34-75 के ऊपर, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया भी है। वैसे ही वेव की डिस्कशन होती है वेब एनालिसिस में, डिस्कशन में डिटेल है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए कैसे होता है, और ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 1-to-1 सीखते हैं और लाइफ टाइम ट्रेनिंग ग्रुप का पार्ट रहते हैं। और लाइफ टाइम हमारे चार्ट की एक्सेस चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको जरूरत है एंजल ऑफ स्टॉक्स एनालिस्ट में अकाउंट खुलाना पड़ेगा। किसी भी एक में इस नंबर पे भेज दीजिए या लिख दीजिए आई वांट टू ओपन अकाउंट, और टीम विल कॉन्टैक्ट विद यू। ये आपको काम करना होगा, फिर आपको इस ग्रुप की मेंबरशिप भी मिल जाएगी। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।